हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग 87th क्लास 8 जनवरी का शिफ्ट 2 का पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आर्कियोलॉजी में मैंने जो पेपर उठाया है वो ऑब्वियसली आर्कियोलॉजी का, लेकिन बाकी जो इसी शिफ्ट में जो और सब्जेक्ट के पेपर हुए हैं वो सेम है। जिसको नहीं पता मैं पहले ही बता देती हूँ। सो पेपर 1 जो है वो डिस्कस करेंगे जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पेपर 1 की जब भी आप बात करोगे और आप प्रीवियस ईयर नहीं करके जाओगे सो यू आर इन अ बिग ट्रबल। ओके, सो आपको पेपर 1 के बहुत सारे पीवाईक्यूज करके जाने। मैंने लास्ट क्लास में और उससे पहली वाली क्लास में भी एग्जाम्पल दिया था आपको कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए होते हैं। सो एटलीस्ट अगर आप बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हो तो आप क्या करोगे, मॉक तो बिल्कुल मत लेना पेपर 1 का कहीं से भी, क्योंकि मॉक की जरूरत नहीं है। आपको पेपर बहुत है जो मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। बाकी ऑब्वियसली बाकी बच्चों को जहां मॉक के लिए पैसे फूकने वो तो करेंगे ही, मैं क्या कर सकती हूँ उस चीज का। बट और 87th क्लास है ये, 87 क्वेश्चन पेपर आप कर रहे हो और मैं 95 तक करवा दूंगी जब तक आपका एग्जाम आएगा जून का। सो 95 क्वेश्चन पेपर्स आर मोर देन इनफ। उससे पहले के पेपर आपको करने की जरूरत नहीं है। ओके, अराउंड मैंने 2023 के बाद 23 में शुरू किया थे पेपर्स करवाने, तो उसके बाद हमने कंटिन्यूटी में हर बार जो पेपर हुआ है, जितने भी पेपर हुए हैं पेपर 1 के, वो सब करवाए हैं। सो इट्स बेटर फोकस ऑन पीवाईक्यूज एंड फोकस ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। पीवाईक्यूज की इंफॉर्मेशन से, आपके एलिमिनेशन से, मेथड से क्वेश्चन सोल्व आराम से हो जाएंगे। हमें 50 में से 50 नहीं लाने, हमें 40 तक पहुंचना है और 40 से ऊपर 40-45 के बीच में रहना है कि हाँ ठीक है इतने हो जाए बहुत है। ओके चलो, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो बच्चे पीवाईक्यूज में सोच रहे हैं कितने करें, तो एटलीस्ट 16 क्वेश्चन पेपर्स जो इस बार के हैं, जनवरी की शिफ्ट के हैं, वो जो मैं करवाऊंगी वो तो कर लीजिए। क्लास नंबर 80 से शुरू हो रहे हैं और 95 तक, तो ये 16 क्वेश्चन पेपर्स तो आप जरूर कर लीजिएगा। ओके 50 क्वेश्चंस हैं। पहले 5 क्वेश्चंस डाटा इंटरप्रिटेशन के हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ABCDE कॉलेज दे रखा है, ईयर वाइज नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कितने हैं कॉलेज में वो दे रखे हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज E इज मोर देन 2600 फॉर एग्जैक्टली इतने ईयर्स। तो ये साल दे रखे हैं 2018 से 2023। तो टोटल नंबर पूछे हैं कॉलेज E में, तो ये है कॉलेज E। यहां से आपको बताना है कि टोटल E में कितने सालों में टोटल, ना मतलब बॉयज और गर्ल्स को ही तो जोड़ना है सिर्फ। तो हर एक साल के बॉयज गर्ल्स का एडअप करो और वो वहां से आपको पता चल जाएगा 2600 से ज्यादा। देखो 2500 प्लस 2100, 2600 से तो ज्यादा ही होगा ना, यानी एक ये हो गया, ठीक है। 13 दूनी 26, ये 2660 हो गया, ये भी ज्यादा है 2। देन 1000 और ये 2200 कुछ आएगा, 2200 भी नहीं, हाँ 2200 कुछ आएगा, तो ये नहीं है 2600 से ज्यादा। 5 और 4 9, ये भी नहीं है 2600 से ज्यादा। देन आपका 1100 प्लस 720, 7 और 1 8, 1800 समथिंग आएगा, ये भी नहीं है। 13 दूनी 26, 2620, यानी 3 ईयर्स ऐसे हैं कि ईयर 2018, 2022 और 2023 जहां पे 2600 से ज्यादा है। आंसर 3। सिंपल है, इजी है, इससे इजी नहीं हो सकता कोई DI, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the appropriate percentage decrease in number of boys in college D in the year 2021 as compared to that in previous year। तो पिछले साल के कंपैरिजन में बताना है, कॉलेज D का बताना है। कॉलेज D में बोल रहे हैं नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज कॉलेज D में 2021 में 1060 बच्चे हैं, लड़के हैं, ठीक है। और दूसरे साल में है 2420, तो देखो ना कितने बड़े हैं। तो इन्होंने क्या पूछा है, अप्रोक्सीमेट अच्छा रुको, पिछले साल के कंपैरिजन में, सॉरी पिछले साल के 2021 में ये हैं, पिछले साल के कंपैरिजन, पिछले में थे 1280, हाँ ठीक है 1280। तो 1280 से 1060 पे आए हो आप, तो आप बता सकते हो कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। आपको 1000 बार बता रखा है। तो 1280 में से 1060 को माइनस कर दीजिए, 6 और 2 8 2, देन 220, यानी कि हाँ ठीक है ना 220, ठीक है। तो 220 जो है वो आपको डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, बट हमें तो परसेंटेज निकालनी है, तो कितने परसेंट लेस है। तो 220 डिवाइड बाय किससे कम है, 1280 से कम है, ठीक है, इनटू में 100, यही आएगा ना। ओके 2 एकम 2 एकम 2 0, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, ठीक है 550। या मैंने उल्टा किया कुछ, एक सेकेंड रुको, मैंने क्या किया, 220 तक ठीक है अपना, 220 जो है ठीक है, ठीक तो है। 17.18 आएगा, यहाँ पॉइंट में नहीं दे रखा इसलिए मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं की, ठीक है 17.18।
नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज ई इन द ईयर 2019, ये है 2019, ये है कॉलेज ई और ये है लड़कियां। ठीक है, तो कॉलेज ई में लड़कियां इज अप्रोक्सीमेटली इतने परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज बी, ये है कॉलेज बी और ये है 2022, यहाँ पे लड़कियां हैं 1180। दैट्स इट, इतना रीड करना आना चाहिए आपको और कुछ नहीं है। सो 1180 हैं, इन्होंने पूछा है इतने परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, मैंने ठीक किया ना। इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज ई, ये है कॉलेज ई इन द ईयर 2019, तो 2019 में 720 लड़कियां हैं, इतने परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ कॉलेज बी में 2022 में। मैंने उल्टा नहीं दे दिया क्वेश्चन, या मैं गलत पढ़ रही हूँ या मेरा दिमाग हो रखा है गड़बड़। इन्होंने पूछा क्योंकि वहां तो 720 लड़कियां हैं, ये 1180 हैं, है ना। हाँ, तो ये बोल रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट लड़कियां, तभी मैं सोच रही तो 720 है स्टूडेंट्स, तो यानी ये टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टूडेंट्स और ये वाली लड़कियां। ओके, तो टोटल स्टूडेंट्स यहां से कितने हो जाएंगे 1820, तो वो 1820 ऑब्वियसली ज्यादा है किससे 1180 से। कितना ज्यादा है माइनस करके पता चल जाएगा, यानी 1820 माइनस 1180। ठीक है, किससे ज्यादा है 1180 से ज्यादा है, इनटू में 100% आ गया। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में लेस देन पूछा था, यहाँ पे मोर देन पूछ लिया। ठीक है जी, तो 640 डिफरेंस आ जाएगा इसका, 640 डिवाइड में 1180 मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन द ईयर 2023 इन ऑल द 5 कॉलेज टेकन टुगेदर। तो 2023 की बात हो रही है, 2023 में सारे कॉलेजेस के बॉयज को एड अप कर दो, दैट्स इट। इतना तो जोड़ सकते हो, जोड़ के डिवाइड बाय 5 कर दो, एवरेज निकल आएगा, निकल सकता है, निकाल लेना, 2272 आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज ए इन ऑल 6 ईयर्स। पिछले में नंबर ऑफ बॉयज पूछा है और कौन से में, सभी कॉलेजेस में पूछा है 2023 में, यहाँ पे ए कॉलेज में पूछा है सारे सालों में 6 के 6 में, सो ए में गर्ल्स पूछा है ना। हाँ, तो ये सारी गर्ल्स को ऐड करो, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, कितने साल हैं, 1 2 3 4 5 6 साल है, 6 साल का ही पूछा है आपसे, तो डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, आंसर आपका 1720 आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। अरेंज तो इजी था डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इजी भी आते हैं पर मेजरली वही कॉन्सेप्ट दिखते हैं घूम फिर के। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन टफ आया, कुछ अलग आया, वो सबके लिए ही टफ है। सो बी प्रिपेयर्ड एज पर PYQs। Arrange the following countries in increasing order based on the land area used for growing genetically modified crops। तो एरिया वाइज पूछ रखा है, रैंडम क्वेश्चन है, ड्रॉप हुआ था, वट एवर द रीजंस आर, बट इस टाइप के क्वेश्चन क्रैम करने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान रखें बस कि ठीक है ये वाला क्वेश्चन नहीं पता, इसमें या तो तुक्का मार दीजिए थोड़ा सा लॉजिकल चीजों को लगा के कि अच्छा कौन ज्यादा आगे चल रहा है चीजों में, टेक्नोलॉजी में वगैरह वगैरह, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेटेड गैस कीजिए, अदरवाइज रटने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चन को। एक सर्टेन कोड में अर्जुन इज वॉकिंग टू स्कूल को कोड दे रखा है, देन आपका कृष्णा इज स्पीकिंग टू अर्जुन को कोड में दे रखा है, स्कूल इज विद इन वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ कृष्णा वो दे रखा है। तो वॉकिंग का मतलब पूछा है, तो देखो पहले में भी है वॉकिंग, दूसरे में नहीं है, लेकिन दूसरे से हमें क्या पता चलेगा, एलिमिनेशन पता चलेगा। कैसे, इज का मतलब पता चल जाएगा, ठीक है, स्कूल का मतलब पता चल जाएगा मुझे, तो जब मुझे इज और स्कूल का मतलब पता चल गया, मुझे कृष्णा का मतलब पता चल गया, तो मैं क्या करूंगी इन तीनों को यहां से, क्योंकि यही चीजें तो कॉमन है, स्कूल, इज और कृष्णा। ठीक है, बाकी और है ही नहीं, जब मैच करते हो तो मैं यहां से पता कर सकती हूँ। देखो यहाँ पे अर्जुन भी है, यहाँ पे भी अर्जुन है, तो यानी कि इज और अर्जुन मैच कर रहा है। तो देखो इज और अर्जुन का मतलब क्या है, यहाँ पे मैचिंग क्या है, एक तो ऐसा ही मैच कर रहा है, ठीक है, एक ऐसा ही है और दूसरा अर्जुन है और NX, यानी NX और SI में से एक चीज अर्जुन है और एक चीज क्या है आपका ये इज का मतलब है। मुझे अभी तक ये नहीं पता है कि कौन सा अर्जुन है और कौन सा इज का मतलब है। ठीक है, देन अब बाकी पता चल गए, ये KA TK DR, ठीक है, DR मैच कर रहा है तो 2 हो सकता है, 2 भी मैच कर रहा है। ठीक है, सो DR भी कैंसिल हो गया। अब वॉकिंग का और इसका स्कूल का क्या बचता है, सिर्फ AG और VI बचता है, यानी AG और VI में से एक स्कूल की कोडिंग है और एक वॉकिंग की कोडिंग है। तो मैं देख लेती हूँ किसकी कौन सी है। तीसरे वाले में स्कूल भी है वॉकिंग भी है, तो AG और VI तो दोनों मिलेंगे, ये देखो AG और VI दोनों है। ठीक है, वॉकिंग भी हो गया, स्कूल हो गया। तो अब यहां से कैसे पता करना है अपने को, इज का ये SI इज हो सकता है, NX अर्जुन है तो SI तो फॉर श्योर नहीं है, तो SI का मतलब तो इज है,
ये क्वेश्चन हट गया। देन आपका टीके नहीं है, ठीक है, टीके स्कूल या इसका वॉकिंग दोनों का ही मतलब नहीं है। बचा क्या, वीआई और एजी। अब इन दोनों में से आप कैसे पता करोगे, यहां से पता करोगे लास्ट वाले से, ठीक है। तो स्कूल इज विद इन वॉकिंग डिस्टेंस, यहाँ पे भी वॉकिंग है ऊपर वाले में और नीचे वाले में भी, तो आप वॉकिंग का मैच करो, क्या मैच होएगा, एजी और वीआई में से, ठीक है, क्योंकि इज तो यहाँ पे भी है। अगर इज यहाँ है तो एसआई जो है वो इज हो गया, वॉकिंग अपना क्या बचा, एजी बचा। ओके, तो इस तरीके से आपको देखना है। मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा सजेस्ट करती हूँ, कभी भी ये मत सोचना अर्जुन का मतलब एनएक्स है, इसका मतलब ऐसा ही है, वॉकिंग का एजी है, नहीं। अगर ऐसा ही सिंपल मतलब होता तो आपको ये 3 स्टेटमेंट्स नहीं देते। ओके, हो सकता है ऐसा भी हो, बट हमें कंफर्म करना पड़ेगा वो, जैसे मैंने आपको अभी कंफर्म करके बताया। Grounded theory is a research strategy that does not generate theory from data, adopt inductive approach, lead to the findings on the basis of statistical procedure, use non-statistical sampling, consider context insignificant। तो context को insignificant नहीं बताते जब हम क्वालिटी, क्योंकि ग्राउंडेड थियरी यूजुअली थियरी डेवलप करने के लिए होती है, हमें जनरलाइज करके एक स्टेटमेंट पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप थियरी को जनरेट नहीं करते डाटा से, डेफिनेटली ये गलत है। वी जनरेट थियरी फ्रॉम डाटा, और हम कॉन्टेक्स्ट को कंसीडर करते हैं ना। ओके, ए तो नहीं आएगा फॉर श्योर, ठीक है। देन है इंडक्टिव अप्रोच होता है, डिडक्टिव होता है, वो हमें देखना है। लीड टू फाइंडिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स या नॉन, तो इन दोनों में से कोई एक ही चीज तो सही हो सकती है ना, सी और डी में से, तो आंसर आपका सी और ई रहेगा, ठीक है। डज नॉट कंसीडर कॉन्टेक्स्ट इनसिग्निफिकेंट, अच्छा हाँ ये तो ठीक है ना, इनसिग्निफिकेंट डज नॉट है ना यहाँ, ठीक है, मैंने डज नॉट नहीं देखा ध्यान से, डज नॉट मैंने यही तो बोला आपको कि नहीं इनसिग्निफिकेंट नहीं होगा, सिग्निफिकेंटली कंसीडर करता है कॉन्टेक्स्ट को, तो ये बात तो सही है। दैट डज नॉट कंसीडर कॉन्टेक्स्ट इनसिग्निफिकेंट, ये बात सही है। और डज नॉट लीड टू द फाइंडिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल, बिकॉज नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का आप इस्तेमाल करते हो। मेजरली हम इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च भी करते हैं, ठीक है, तो क्वालिटेटिव का पार्ट भी माना जाता है, एंड डाटा भी आप कलेक्ट करते हो यहाँ पे। दो ट्रेन है जी, ए और बी, मूविंग विद स्पीड्स ऑफ, तो दो ट्रेन की स्पीड दे रखी है रिस्पेक्टिवली। वो एक ब्रिज है 1.2 सेंटीमीटर लंबा ब्रिज, एक 2 मिनट में कवर कर रही है, एक 3 मिनट में कवर कर रही है। तो रेशियो पूछा है आपसे ए और बी ट्रेन का, तो हम क्या बोलते हैं यूजुअली, ये 45 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ये स्पीड है मतलब ऊपर किलोमीटर, यानी कि x किलोमीटर मान लो, मैं मान रही हूं। लेंथ जो है वो a लगा लो, इस वाली की a लेंथ है, ए ट्रेन की, प्लस 1.2 किलोमीटर का ब्रिज है, ठीक है, मुझे वो ऐड तो करना पड़ेगा। तो इतने किलोमीटर और 1.2 किलोमीटर डिवाइड बाय टाइम, कितनी देर में कर रही है, 2 मिनट में। सो 2 मिनट को अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट करूंगी तो क्या आएगा वो हमें देखना है। सो 2 मिनट यानी देखो 60 मिनट होते हैं एक घंटे में, 1 मिनट डिवाइड बाय 60, 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2, यानी डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, तो 60 ऊपर जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है ये। यहां से आप ए निकाल लो, मान लो आपने ये क्या किया, आपने ये देखा 45, इसको किलोमीटर को ऐसे रखो, ठीक है, 2/60, 60 ऊपर गया तो यानी 2 इधर आ गया ब्रैकेट से, 60 नीचे आ गया। ओके, अब यहाँ पे क्या था, ये आर कैंसिल हो गया, सिर्फ किलोमीटर आ गया। ओके, इज इक्वल टू ए प्लस 1.2, यानी ये जो टोटल आएगा 45 दूनी 90, 90/60, 2 3 दूनी 6 और 3 3 3/2, यानी 3/2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू ए। ये आपकी ए की लेंथ रहेगी, ठीक है, ए की आ गई, ऐसे ही बी की आ जाएगी और फिर उनका रेशियो, दैट्स इट। ये आप रेशियो में वैसे ही सिंपली रख लो इस तरीके से। तो 1.2 ए 60/2 45, 1.2 बी 60/3, ये आ गया। तो ये चीज आपको पता नहीं, 0.3 आएगा, यानी 300 मीटर और 600 मीटर। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, रेशियो बता सकते हो, यहां से भी पता चल जाएगा वैसे तो। 0.3 और 0.6 का 3 और 1 और 2 का रेशियो आ रहा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये। ए और बी का पूछा है, बी और ए का मान के 2 ए और 1 मत कर देना जल्दबाजी में। विच आर द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के मेन कॉम्पोनेंट्स कौन से हैं, फोनेटिक्स तो डेफिनेटली है, सिंटैटिक सिंटेक्स होना चाहिए, सिमेंटिक भी है, प्रैग्मेटिक भी है, डिस्कोर्स कहीं ना कहीं है बट मेन कॉम्पोनेंट नहीं है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए बी डी ई हो जाएगा। तो ये चीजें मैंने आपकी ऐड कर दी है। डिस्कोर्स जो रिलेटेड है लैंग्वेज से बट इट इज नॉट कंसिडर्ड प्राइमरी कॉम्पोनेंट।
इन द लाइट ऑफ मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, तो बताओ कैसे होएगा? फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, यहीं से ही पता चल गया। पहले आइडेंटिफाई करो, हाइपोथेसिस बनाओ, कलेक्ट करो डाटा को, एनालाइज करो, देन आपका इंटरप्रेट करो रिजल्ट्स को, और फिर चीज़ों को वेरीफाई करो और उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या मॉडिफाई करो। आंसर फोर्थ। एक चीज से भी पता चल सकता है, बस थोड़ा कॉमन सेंस लगा के फास्ट करना है, और फास्ट आप तभी कर पाओगे जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे होंगे। सो आप क्वेश्चन को जल्दी कब पढ़ पाते हो? जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं, प्रैक्टिस कर रखे हैं, तब आप कोई भी क्वेश्चन देखते ही जल्दी पढ़ के जल्दी समझते हो। सो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज कम करो और फिर आप बोलो कि हो नहीं रहा है। ओके, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, बनारस और नवदीप तांत्रिक बुद्धिज्म 1000 बार आ चुका है। विक्रमशिला तांत्रिक बुद्धिज्म से रिलेटेड है, इतने से भी आपका क्वेश्चन हो जाता। ब्राह्मणिकल सेंटर तक्षशिला है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इस हिसाब से हम आंसर तो दे सकते हैं इसका, लेकिन ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है, बिकॉज प्रिंसिपल सीट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज या बुद्धिस्ट सेंटर नालंदा, अच्छा ऐसा ही क्वेश्चन था, आई डोंट नो ये वाला है, नहीं ये नहीं है, ठीक है। तो 2 4 3 ये ठीक है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन था, मैंने जब पीपीटीज बनाई किसी पेपर में तो वो ड्रॉप्ड था, बट ये ठीक है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? ये प्रिंसिपल सीट है संस्कृत लर्निंग के लिए। ये इन्फॉर्मेशन याद रखो, बिकॉज बाकी इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी कई बार आई हुई है, तो ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कहीं आगे क्वेश्चन आपका सोल्व हो सकता है। ये क्वेश्चन रिपीट है जी, हमने पिछले पेपरों में भी देखा है। अंडर पेरिस एग्रीमेंट, कंट्रीज बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी विल स्ट्राइव टू लिमिट द ग्लोबल टेम्परेचर अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल टू 1.5 डिग्री। ओके, डैश थियरी इज अ रिजल्ट ऑफ रिसर्च कंडक्टेड फॉर AT&T टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, तो एक कंपनी का नाम दे रखा है। एम टू अकाउंट फॉर हाउ अ यूनिट ऑफ information which is produced by a sender at one end of the communication channel is able to be faithfully reproduced at the other end। तो ये वाली कंपनी की जो थियरी है वो कौन सी है, किसने इस पे काम किया है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अभी याद रख लेना इसको, शैनन और व्यूअर की थियरी है। ओके, What can be correctly claimed in the light of AEE and first figure? ये बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस इस बार ये वाले पूछे गए हैं कि आपसे 3-4 कॉन्सेप्ट कंबाइन कर दिए, ठीक है। आपसे AEE पूछ लिया, मूड और फिगर का कॉन्सेप्ट हो गया आपका, और फैलेसीज का कॉन्सेप्ट भी मिक्स कर दिया। सो बहुत मतलब इट्स लाइक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। ओके, कैसे? AEE, ए का मतलब क्या होता है? ऑल एस इज बी, इस तरीके की स्टेटमेंट। ई मतलब नो एस इज पी, ठीक है। और अगेन नो, तो इसको चलो मैं ये मान लेती हूँ, नो पी, वो ये लगा लो, ऑल एक्स लगा लो यहाँ, ऑल एक्स इज पी, ठीक है। तो ऑल एस इज, नो एस इज एक्स, इस तरीके का कुछ आएगा ये। तो ये आपको पता हो कि कैसे आपको ये स्टेटमेंट्स बनानी है। फर्स्ट फिगर पूछा है आपसे, तो फर्स्ट फिगर में तो ऐसे है, यानी कि ये बोलेगा नो पी इज एस, इस तरीके की स्टेटमेंट है कि ऐसे हैं ये आपके, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये बोलते तो हैं, अरे पी और एक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, अरे यार, मूड्स, फिगर्स, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। तो देखो आपका फर्स्ट फिगर में क्या होता है? ऐसे होता है ये, और एस एम मिडल टर्म, ठीक है। ये मैंने आपको याद कराया था ना वो चीज। तो ये मिडल टर्म, फर्स्ट में मिडल टर्म ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑल, अगर मैं बोल रही हूं ऑल पी या ऑल एस लगा लो, ऑल एस आर पी, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? नो, तीसरी स्टेटमेंट भी नो है, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, यहाँ पे मान लो एक्स लगा लो, ठीक है। ऑल नो एक्स आर एस, ठीक है। ये मिडल टर्म है एस, तो यहाँ मैं पी लिख देती हूँ। तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी कि कैसे मिडल टर्म आपको यहाँ पे लेके आनी है, कैसे वो स्टेटमेंट बनेगी, ठीक है। सो एस एस तो 2 बार हो गया, यानी कि ये मिडल टर्म है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका एक्स, ये माइनर प्रीमाइस हो गई, मेजर। अब ठीक है ये, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया? ए ई हो गया, अब फर्स्ट फिगर हो गया। अब आप बताओ कौन कौन सी स्टेटमेंट इन बेसिस पे ठीक होंगी, ठीक है। तो देखो, द मिडल टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मेजर प्रीमाइस। अब आपको वो डिस्ट्रीब्यूशन पता होना जरूरी है कि जो हमने AEIO पढ़े हैं इनमें, कि अच्छा एक में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक में सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक में सिर्फ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वो तो पता होनी चाहिए आपको, वो पता होंगी तो ही सोल्व कर पाओगे। सो उस बेसिस पे आपको देखना है, आंसर आपका A, C और D हो जाएगा, यानी मिडल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द मेजर प्रीमाइस। ये इलिसिट मेजर की यहाँ पे क्या हो रही है? फैलेसी हो रही है, और आपका A, C और D।
मिडल टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन माइनर, दो यानी दोनों जगह पे मिडल टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेजर टर्म जो यहाँ है वो ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कैसे पता चलेगा? जो मैंने आपको ऑलरेडी मैराथन में भी करा रखा है, मैं अभी रिवीजन मैराथन करवाऊंगी, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट्स करवाने की कोशिश करूंगी कि सारे कॉन्सेप्ट्स डाल पाऊं अच्छे तरीके से। सो वो हमें पता होना चाहिए कि अच्छा ए है, ई है, आई है, ओ है। क्या मैं ये सही बता रही हूँ? मुझे ये बताना कमेंट करके, क्योंकि मैंने भी काफी टाइम से रिवाइज नहीं किया। जितना मुझे ध्यान आ रहा है कि जो ए स्टेटमेंट होती है उसमें आपकी सब्जेक्ट और क्या बोलते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओ में सिर्फ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों, और एक में दोनों ही नहीं है। क्या मैं सही बोल रही हूं? ये बताना, ठीक है? मैंने पहले जो कभी याद किया था उस हिसाब से मैं बता रही हूँ, तो वो मैंने करवा रखा है, आपको याद है या नहीं उस हिसाब से बताना मैंने सही बोल। और किसी क्वेश्चन का आंसर दो ना दो, इसका जरूर देना कि मैंने ए ई आई ओ का सब्जेक्ट प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सही बताया है आपको या नहीं बताया। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यायिकास उपनयन इज प्रार्थानुमान। सो हमने प्रार्थानुमान भी कर रखा है, अगर आपने याद हो थोड़ा सा। तो 2 मैराथन्स करवा रखी है मैंने, रिवीजन मैराथन। दूसरे वाली जो है जिसमें इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए थे उसमें था ये। Statement of the presence of mark in the case in question, statement of universal proposition, statement of proposition to be proved या statement of the reason। तो आंसर आपका रहेगा फर्स्ट। ये हैं प्रार्थ अनुमान के कंपोनेंट्स जो हमने पहले से किए हुए हैं, प्रतिजना, हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगमना, तो ये हमने किए हुए हैं, ठीक है? सो हमसे उपनयन पूछा है, ये रहा उपनयन। तो यूनिवर्सल प्रोपोजिशन की बात हो रही है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? स्टेटमेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मार्क इन केस इन द क्वेश्चन। सो ये उपनयन की न्यायिकाज की बात हुई, ठीक है? तो प्रार्थ अनुमान के कंपोनेंट्स आपको बताऊं, प्रतिजना जो हमें प्रूव करनी है, ठीक है? तो ये नहीं है, सी वाला प्रतिजना होता। हेतु द रीजन स्टेटमेंट दैट सपोर्ट द प्रोपोजिशन, जो रीजनिंग है, ठीक है? देन ये उदाहरण, अच्छा सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया शायद, उदाहरण में यूनिवर्सल प्रोपोजिशन आएगा कि आप जो इलुस्ट्रेशन के साथ, तो ये उदाहरण का एग्जाम्पल है। देन आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ सिंबल इन द केस इन क्वेश्चन, और निगमन जो है वो कंक्लूजन, जो आप यहां से इसको प्रूव कर रहे हो वो कंक्लूजन। ओके, Which among the following definitions is devised to eliminate ambiguity and vagueness by delineating a concept more sharply? तो ज्यादा sharply को मतलब इट्स लाइक आप ambiguity और vagueness हटाना चाह रहे हो, तो कौन सी definition होगी? जो precise होगी, stipulative, precision, precising, theoretical और persuasive। तो persuasive नहीं है, जो आपको वो करे किसी भी काम के लिए, बात के लिए मनवाना, ठीक है? So precise है जी, ये precise definition, ठीक है? अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ वेस्ले एंड मैकलीन्स मॉडल इन प्रॉपर सीक्वेंस। चाहे कोई भी मॉडल हो, फीडबैक तो लास्ट में आएगा ना, इतना तो पता है ना सबको, फीडबैक लास्ट में आएगा, ठीक है? स्टार्टिंग में इन्होंने खुद दे दिया कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आएगा। अब इंफॉर्मेशन की सोर्स आपके पास है, अब आप देखो कि फीडबैक से पहले फीडबैक कौन देगा? ऑडियंस देगी, यानी ऑडियंस के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है, तो ये आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है? यानी पहले आप जाओगे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटर उसको कम्युनिकेट करेगा गेटकीपर की तरह, मास कम्युनिकेशन, मतलब इट्स लाइक मास कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास गया, उसके बाद ऑडियंस के पास पहुंचेगा वो ऑर्गेनाइजेशन से, और फिर आपको फीडबैक मिलेगा। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड थियरी? A theory must be stated in simple and precise terms. A theory must not conform with the previously established body of knowledge or validated theory. It must provide means for its own interpretation and verification. It must guide new discoveries. ठीक है? पॉइंट ये है कि आप ये देखो, एक अच्छी थियरी की कैरेक्टरिस्टिक जो नहीं है, ठीक है? साउंड थियरी कोई थियरी का नाम नहीं है, साउंड थियरी इज लाइक जो लॉजिकल साउंड करे, वो वाली बात हो रही है यहाँ। तो सिंपल और प्रिसाइज टर्म्स होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है? जो प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी आप उसके साथ कंपायर वो नहीं कर रहे हो, देख नहीं रहे हो उस चीज को, यानी लिटरेचर रिव्यू नहीं हो रहा है, बट ये तो गलत है ना। आपको पहले क्या इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वो तो देखनी पड़ेगी ना, राइट? इंटरप्रिटेशन और वेरीफाई कर पाए चीजें, अपने आप को नई डिस्कवरीज के लिए गाइड करें, ये भी ठीक है। सेकंड वाली कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जी, ये थियरी मस्ट कंफर्म विद प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, तो नोट गलत दे रखा है। Tertiary sewage treatment is used to remove mostly following compounds from the waste water. तो देखो, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है या ह्यूमिक मटेरियल होता है वो तो स्टार्टिंग के फेजेस में ही आउट हो जाता है। सो टर्शरी, तीसरे लेवल पे जो है वो जो केमिकल मिक्स हो रखे हैं ना, उनको कैसे ट्रीट करना है, वो वाला पानी, तो नाइट्रोजनस और फॉस्फोरस कंपाउंड्स जो हैं उनको रिमूव करना टर्शरी स्टेज पे आ जाएगा। ह्यूमिक मटेरियल और ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो इनिशियल स्टेजेस में आ जाएगा।
A sum of rupees 1 lakh is invested for 1 year at interest of 10% per annum compounded half yearly. आपको याद आ रहा है लास्ट क्लास में जो हिंदी की थी उसमें भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था. सम ऑफ 1 लाख इज इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर, यानी टाइम है आपके पास 1 साल का, प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 1 लाख, इंटरेस्ट है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, ऑब्वियसली हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो, यानी एन की वैल्यू फॉर्मूला में आपके पास हो गई 2 जी. ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट अब आपको बताना है, तो यानी कि आपकी अमाउंट होती है अमाउंट प्रिंसिपल देन 1 प्लस आर डिवाइड बाय एन, ऊपर के आगे आपका एन और टी, ये आपकी टोटल अमाउंट आ जाएगी. इस टोटल अमाउंट में से 1 लाख माइनस कर देना. ठीक है, प्रिंसिपल 1 लाख 1 रखो, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है तो 0.1 हो गया, डिवाइड बाय एन, एन की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 और टाइम 1 ईयर है तो 2 वैल्यू आ गई, यानी कि 2 प्लस 2 भी मत रखो 1 रखो सीधा. चलो ठीक है, ये क्या हो गया 1/20 लगा लो. ठीक है, तो ये यहाँ पे 0.25 ना 0.05 आ जाएगी, तो यानी 1.05 जोड़ दिया तो 1.05 का स्क्वायर कर दो. ठीक कर रही हूँ ना मैं, 0.05. ठीक है, सो 1.05 का स्क्वायर 1.05, क्या आंसर आएगा वो आपका दिख जाएगा यहाँ पे. 1 लाख है ना, ये लाख है, तो जो भी आंसर आएगा वो लाखों में आएगा, ये बात भी याद रखना. हो जाएगा, कोई दिक्कत. ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1,10,250 आ जाएगा. सो 1,10,250 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो 10,250 आ गया. ठीक है जी. One must become teacher with intrinsic motivation. सही बात है. What is not the intrinsic motivation to become a teacher? Satisfaction दे रहा है आपको, you are doing it for your sake, handsome salary, growth of one's self. तो जब आप सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे हो तो वो चीज़ गड़बड़ा गई है, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है जी. इंट्रिंसिक है तो सैलरी, आपको सैलरी का फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पढ़ाने से मतलब है. इट्स लाइक मुझे पढ़ाने से मतलब है कि मुझे, हाँ ठीक है इनकलकेट लर्निंग पे मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे ये फर्क नहीं पड़ेगा मैं कितना कमा पा रही हूँ कितना नहीं कमा पा रही हूँ. ओके, सो वो चीज़ है यहाँ पे. अकॉर्डिंग टू एडवेंटियंस दिस इज नॉट दैट, तो दिस इज नॉट दैट. अगर लास्ट क्लास आपने देखी हो तो हमने एक क्वेश्चन देखा था, घट कपड़ा नहीं है, राइट वहां पे ये अभाव की बात की थी हमने, जहां पे मैंने आपको बताया था कि जब एक, यानी म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस है ये, दिस इज नॉट दैट, दैट इज नॉट दिस, तो म्यूचुअली नॉन एग्जिस्ट करते हैं, यानी क्लॉथ इज नॉट अ पोट, पोट इज नॉट अ क्लॉथ. तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, आंसर इसका अन्योन्याय भाव हो जाएगा. ठीक है, म्यूचुअल को एग्जिस्ट, नॉन एग्जिस्टेंस. Children tend to be similar to their parents. Similarity, law of similarity हो गया. Children tend to differ from their parents. ये variation हो गया. Children tend to move towards average rather than farther. तो इनमें से क्या आएगा, और children get heredity fund in diminishing hierarchical order. तो एक बार देखो ना, इससे सोल्व हो रहा है क्या, इससे ही तो हो रहा है, शायद सेकंड रहेगा, इसी से ही हो गया. ये तो कॉमन सेंस थी. अब बाकी चीजें अब याद होनी चाहिए आपको. चिल्ड्रन टेंड टू मूव टुवर्ड्स एवरेज रादर देन फार्दर, तो पेरेंट्स का एवरेज जो है आपको देखने को, मतलब इट्स लाइक एवरेज की तरफ बच्चे जाते हुए दिखेंगे, तो गैल्टन बायोमेट्री मेथड. और चिल्ड्रन गेट हेरिडिटी फंड इन डिमिनिशिंग हायरार्किकल ऑर्डर, मतलब जो चीज आपके पेरेंट्स में, मतलब पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है तो ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा भी उतना ही इंटेलिजेंट हो या उससे ज्यादा हो, वो आपको थोड़ा डिमिनिशिंग ऑर्डर में चीजें दिखेंगी. वैसे मैंने इंटेलिजेंट वर्ड का एग्जाम्पल गलत ले लिया क्योंकि वो हेरिडिटी नहीं है. ठीक है, हेरिडिटी में हो गया या कोई बीमारी लगा लो या कोई एक्स्ट्रा फैक्टर लगा लो, तो वो चीज है. तो इट्स लाइक जीन्स से जो चीजें ट्रांसफर हो रही हैं वो हायरार्किकल ऑर्डर में डिमिनिश होती जाएंगी. जो कोई चीज आपके दादा परदादा में थी वो जरूरी नहीं है कि आपके बच्चों में भी हो. सो क्योंकि बहुत सारी लंबी उन्होंने हायरार्किकल ऑर्डर देख लिया. दिस इज लॉ ऑफ रिग्रेशन. ओके, दिस इंस्टीट्यूशन दैट रेगुलेट्स ऑल द टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. तो टेक्निकल एजुकेशन को कौन रेगुलेट करता है, नेप्टल, एनसीईआरटी, एनसीटी, एआईसीटी. एआईसीटी, एनसीटी आपका टीचर एजुकेशन के लिए, ये स्कूल एजुकेशन के लिए. बचा आपका नेप्टल और एआईसीटी. तो इन्होंने पूछा है ऑल टेक्निकल एजुकेशन, आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, नेप्टल. ठीक है, टेक्निकल के लिए हमने पढ़ी भी हुई है ये चीजें, मूक में भी पढ़ी हुई है. ठीक है, कौन सा किसको ज्यादा अहमियत देता है. तो टेक्निकल पूछे जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह, वो नेप्टल में आ जाएंगे.
मैकब्रिज रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट का नाम अब आपको याद रखना है। मैनी वॉइसेस वर्ल्ड, यानी एक वर्ल्ड में बहुत सारी वॉइसेस होती हैं। ये मैकब्रिज रिपोर्ट जो है ये पब्लिश हुई थी अंडर दिस टाइटल। इट वाज कमीशन बाय यूनेस्को। 1980 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई एग्जामिन करने के लिए कम्युनिकेशन इश्यूज एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कहाँ पे, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। तो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मैकब्रिज रिपोर्ट से रिलेटेड याद रखो। इस तरीके का क्वेश्चन पहले नहीं देखने को मिला है, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हो सकता है। कोप 11, कोप 13, कोप 15, कोप 19, तो ये बहुत ही सोची समझी साजिश है इनकी क्योंकि सारी कोप तो हम याद करेंगे नहीं, बट अब ध्यान रख लो थोड़ी सी लोकेशन इनकी। यहाँ पे आंसर सेकंड रहेगा, ये है कोप। पहली याद रख लो, एक तो बर्लिन में हुई थी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो तो एटलीस्ट याद रख ही लो, ओके। जो 15th है वो कोपेनहेगन में हुई थी, यहाँ पे भी पूछा है ना, ये रहा 15th कोपेनहेगन, ठीक है। सी का फर्स्ट, इस तरीके से। तो जो पहले एटलीस्ट यहाँ आई हुई है वो वाली ध्यान रख लो, कुछ कुछ जो ध्यान रह पाए थोड़ी सी, एटलीस्ट अभी वाली याद रखो। जैसे 21 पेरिस में हुई है, तो वो कुछ कुछ चीजें आप याद रख सकते हो। अभी जो रिसेंट 29 वो बाकू में हुई 2024 में, तो 24 वाली तक की या तो रिसेंट पूछी जा सकती है, या फिर ये पेरिस वाली पूछी जा सकती है, ये आपको पता हो। या फिर जो कोपेनहेगन है 15 वाली वो पूछी गई है ऑलरेडी, जो ऑलरेडी पूछी गई है वो 13 भी पूछी गई है, ये रही 13 बाली में। तो एटलीस्ट जो मेजर है वो ध्यान रख लो। मॉन्ट्रियल पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता हो। इंडिया में कब हुई थी वो भी पूछी जा सकती है, तो ये COP 8 न्यू दिल्ली इंडिया, तो पूछी जा सकती है कुछ एक चीजें, तो थोड़ा ध्यान रखो उनका, ओके। जैसे एक क्योटो में हुई थी, जहां पे क्योटो प्रोटोकॉल की बात हुई 1997 में, बाद में लागू हुआ वो, ओके। सो क्योटो प्रोटोकॉल, जेनेवा पे, तो ये चीजें आपको पता हो कब हुई थी, ठीक है जी। एन इंक्लूसिव क्लासरूम फॉलोज UDL, तो UDL का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवाया भी हुआ। VIP क्लासेस में नहीं देखा है तो VIP क्लासेस देख लेना, टाइम है अभी तो फिर भी, ओके। तो VIP टॉपिक्स सारे देख के जाना जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं, क्योंकि अभी आपके पास अराउंड 20 दिन है, 20-22 दिन है, तो आप देख सकते हो सारे VIP टॉपिक्स, ओके। सो यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ऑफ लेसन, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, तो ये रहेगा जी यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, ओके। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VoIP, ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो इंटरनेट आएगा, इंटरनेट नहीं आएगा, वैक्यूम नहीं आएगा, वॉइस आएगा, तो आंसर फर्स्ट। Which of the following statements are correct in the context of programming language? Algorithm solves a problem in finite number of steps. Okay. Assembly language is a low level language. Code written in machine language is highly portable. Algorithm are implemented using programming languages. तो ये तो ठीक है, एल्गोरिदम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके ही किए जाते हैं, ठीक है। कोड जो है वो मशीन लैंग्वेज में लिखे, क्या वो पोर्टेबल है? कोड कैसे पोर्टेबल रहेगा ना, कोड मतलब इट्स लाइक चीज लिखी हुई है, क्या बी रहेगा क्या आंसर? हाँ, ABD, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज एक लो लैंग्वेज लर्निंग, लो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लो लेवल प्रोग्रामिंग। और एल्गोरिथम जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में सोल्व करता है प्रॉब्लम्स को। फाइनाइट, अब उनके पास अलग बहुत सारे भी, कॉन्टिन्यूटी में भी तो फाइनाइट हो सकते हैं ना, हम कितने देखेंगे वैसा। अरेंज द इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखो, चलो आपको नहीं पता कैसे हुआ होगा, ओके। सो आप क्या थोड़ा तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। बैच की प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, देखो A और C में से, A और C पहले पे, सबसे पहले A और C आया होगा। सो A है रियल टाइम और C है बैच प्रोसेसिंग, ओके। कंफ्यूजिंग नजर आ रहा है। सबसे बड़ा क्या होगा? मल्टी प्रोसेसिंग बाद में आया होगा, ठीक है, इतना मुझे आइडिया है। सो मल्टी प्रोसेसिंग साउंड्स की लास्ट में आया है, या फिर रियल टाइम लास्ट में आया है, तो आप इसमें कंफ्यूज फिर भी हो सकते हो। यानी पहले बैच प्रोसेसिंग, उसके बाद सिंगल यूजर टास्किंग, आंसर सेकंड, ठीक है। तो CDBA, ठीक है। रियल टाइम लास्ट में, मल्टी प्रोसेसिंग पहले। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस एट प्रेजेंट? तो जिस कंट्री में सबसे ज्यादा काम हो रहा होगा, आप हर जगह पे कहाँ की चीजें देखते हो? चाइना, तो चाइना। पोस्ट इज परफॉर्म्ड बाय POST, तो पोस्ट कौन परफॉर्म करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, BIOS या लिंकर, आंसर BIOS रहेगा। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है जैसे ही पोस्ट कंप्लीट हो गया, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो गया, उसके बाद दामोदार संभालेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। देन असेंबली ये इन्वॉल्व ही नहीं है इस प्रोसेस में। लिंकर जो है वो फाइल्स जनरेट करने के लिए काम आता है, ये भी प्रोसेस में नहीं है इंक्लूड पोस्ट वाले में। अरेंज द फॉलोइंग इन लर्निंग प्रोग्रेशन। यूज इन प्रोग्रेशन इज लाइक प्रोग्रेस में आप अच्छी चीजें सीख रहे हो, तो वो लर्निंग इन प्रोग्रेशन में आपको क्या देना है? अरेंज करना है चीजों को। सो ऑब्वियसली सबसे पहले फैक्ट और इन्फॉर्मेशन, छोटे बच्चे को भी तो पहले रटवाते हैं ना चीजें, तो पहले D आएगा। देन
बी और ए में से एक्सप्लेन करो या यूज करो इन्फॉर्मेशन को नई सिचुएशन में। तो पहले रिकॉल करो, उसको यूज करो, फिर अपने आइडियाज को एक्सप्लेन करो, कनेक्शंस ड्रॉ करो और नया वर्क प्रोड्यूस करो। आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी डी। देन मैंने उल्टा बोला क्या? डी देन बी एक्सप्लेन, मैंने शायद ए और बी उल्टा बोला है भाई, ठीक करो इसको। डी रिकॉल करो, देन एक्सप्लेन करो आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को, जो एक्सप्लेनेशन आपने की उस बेसिस पे उसको नई जगह पे यूज करो, फिर कनेक्शंस ड्रॉ करो और लास्ट में नया वर्क प्रोड्यूस करो। ओके, उल्टे से भी हो जाता है, नया वर्क प्रोड्यूस करो, उससे पहले कनेक्शन ही ड्रॉ करोगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पर्टेनिंग टू टीचिंग? टीचिंग एंड लर्निंग इंटीग्रली रिलेटेड है, बिल्कुल है, कोई डिफरेंस नहीं है टीचिंग एंड ट्रेनिंग में, बिल्कुल गलत बात है। तो ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर, नहीं, बहुत अच्छी टीचिंग इनफॉर्मल में भी हो जाती है, तो ये गलत है। टीचर इज अ सीनियर पर्सन यूजुअली। टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वेयर लर्निंग इज एन इंडिविजुअल एक्ट, हाँ ये थोड़ा बेटर साउंड कर रहा है। तो आप देखो कौन कौन से इन्होंने गलत, तो कौन से अपने बी और सी तो फॉर श्योर नहीं आएगा, बी और सी फॉर श्योर नहीं आएगा। आंसर क्या बचा? ए और ई बचा, ठीक है। स्ट्रॉट हॉल, नील पोस्टमैन, एल्विन टॉफलर, रोलैंड पार्थ्स, ये जो चीजें हैं ये आपको ध्यान रहें तो आप एज इट इज ध्यान रख लिया करो, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस या ऐसी बुक्स किसने लिखी है वो रटने की जरूरत नहीं है। ओके, इसलिए मैं इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं करती, बिकॉज आप इतना डीप में नहीं जाओगे इन क्वेश्चंस के। तो आंसर फर्स्ट रहेगा। आप उस बेसिस पे सिर्फ क्या करो, इन बुक्स के नाम लिख लो, अपने नोट्स में लिखने हैं तो, ताकि आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत ध्यान रहे तो बेटर है, नहीं तो इट्स ओके, ऐसे क्वेश्चंस को क्रैम करने की जरूरत नहीं है। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, अगेन ये वाले क्वेश्चंस फिर भी चांसेस होते हैं कि कभी रिपीट हो जाए, तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर जो है आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिए। आंसर फर्स्ट रहेगा, यानी सुपर कंप्यूटर है आपका क्रे 1, मेन फ्रेम कंप्यूटर है IBM, देन आपका मिनी कंप्यूटर ये वाला है PDP और माइक्रो कंप्यूटर है आपका IMB-PC। ओके, एन इन्फ्रेंस इज सेड टू बी इमीडिएट when more than one premise is relied upon for the conclusion. Two propositions are contradictory if one is denial of other. ये बात तो ठीक है, दो proposition contradictory हैं अगर वो एक दूसरे के, एक को deny कर रही है दूसरी। सब contraries हैं if they cannot both true आएगा, ये both true though they may both be false, तो वो साथ में सब कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी तो यही ये है कॉन्ट्रेरी, ये सब कॉन्ट्रेरी, सम वाली हैं दोनों स्टेटमेंट, सम और सम नोट, तो सम नोट यानी कि ये दोनों साथ में सही हो सकती हैं बट गलत नहीं हो सकती। दे कैन नॉट बी बोथ ट्रू बट फॉल्स, नहीं ये गलत हो गया जी, ये तो उल्टा है। दे कैन बोथ बी ट्रू एट द सेम टाइम बट कैन नॉट बोथ बी फॉल्स एट द सेम टाइम। ओके, तो दोनों गलत नहीं होंगी साथ में, एक ही गलत हो सकती है दोनों में से, बट दोनों जो है सही हो सकती हैं साथ में। नेगेटिव प्रपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रेडिकेट टर्म्स, सो नेगेटिव प्रपोजिशन की बात हुई है तो हमने ऑलरेडी AEIO किया हुआ है, ये वाली यूनिवर्सल रहेगी नेगेटिव में, ये पर्टिकुलर रहेगी। सो क्वालिटी ऑफ एनी कैटेगोरिकल प्रपोजिशन डिटरमाइंस वेदर इट्स सब्जेक्ट टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सो क्वालिटी जो है, क्वालिटी डिटरमाइन करती है कि वो प्रेडिकेट कोई सब्जेक्ट चीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। सो देखो फॉर श्योर सेकेंड ठीक है और सी गलत है, मुझे इतना पता है। बी सही है, हाँ बी सही है, सी गलत है ना, तो सी गलत है, बी सही है। अब ई और डी में से मुझे कंफ्यूजन रहेगा, कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए जब आपसे नेगेटिव स्टेटमेंट पूछा है कि प्रेडिकेट टर्म जो है वो है या नहीं, बी और डी आपका आंसर रहेगा। नेगेटिव प्रपोजिशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं अपने प्रेडिकेट को, हमने ये किया हुआ है AEIO, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला था आपको ऑल टर्म्स यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, देन नहीं सॉरी सब्जेक्ट ओनली, यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों, यहाँ पे कोई भी नहीं और यहाँ पे सिर्फ प्रेडिकेट। तो देखो ई और ओ टर्म्स है नेगेटिव, उन दोनों टर्म्स में ही ये यूनिवर्सल है ये पर्टिकुलर है, तो दोनों ही टर्म्स में प्रेडिकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, यानी कि इससे ये भी प्रूव होता है जो क्वेश्चन मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि मैंने AEIO जो बताया है आपको, क्या वो सही बताया है सब्जेक्ट प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो सही है जी। पहले में सब्जेक्ट, दूसरे में दोनों, तीसरे में कोई भी नहीं और चौथे में सिर्फ प्रेडिकेट। ओके, व्हाट फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। सो ABCDE, डी छोड़ दिया, ई के बाद F छोड़ दो, F के बाद G आ जाएगा, देन Y से पीछे XYZ होता है ना, तो यानी मैंने WXYZ, तो मेरे पास Y है, मैंने X छोड़ दिया, W एक और छोड़ दिया आपके पास, तो U PQR
RSTUV, ठीक है ना। सो U है, U से T छोड़ के S आ जाएगा, तो फर्स्ट का G देन S, तो F और E में से देख लो अब बीच वाला क्या आएगा, ABCDEFGHIJKLJKLGH। सो बेसिकली यहाँ पे मैं बीच वाली के हिसाब से आगे और पीछे जा रही हूँ, एक साइड पीछे जा रही हूँ, एक साइड आगे जा रही हूँ। तो J K को छोड़ के L चली गई मैं, J पीछे की तरफ जाऊंगी तो ABCDEFGHIJ, K और L। देखो मैंने K छोड़ दिया, L की तरफ गई, I छोड़ दिया, H की तरफ गई, ठीक है। तो यहाँ पे H की तरफ जा ही रही हूं तो मैं G को छोड़ूंगी और F पे जाऊंगी, आंसर मेरा फर्स्ट रहेगा जी। ओके, पैटर्न ढूंढना है बस, सिंपल होता है ये पैटर्न। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट पे है, सही बात है, ए तो फॉर श्योर सही है, ए सही है, तो आपका ये गड़बड़ हो गए दोनों। अब बचा है बी सी ई में से देख लो, कोई ई तो है ही सही मतलब, तो बी और सी में से देख लो। तो देखो कलेक्टेड एजुकेशन सेस किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद, ये सही है, ए सही है। गवर्नर ऑफ स्टेट इज द चांसलर ऑफ ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नहीं, वो सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटीज का होता है, बी गलत है जी। प्रेसिडेंट चांसलर होता है ऑफ एवरी यूनिवर्सिटी इन इंडिया, एवरी का नहीं होता, सेंट्रल का होता है, और उसमें भी एक एक्सेप्शन है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसके चांसलर कौन है, अपने प्राइम मिनिस्टर है, तो ये भी गलत हो गया। ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस गेट फाइनेंशियल एलोकेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं, सबको नहीं मिलती, ठीक है। तो ए और बी मतलब ए और ई, ठीक है। हायर एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी स्मॉल लेवल पे, देन सेकेंडरी, देन हम पहले तो सीनियर सेकेंडरी की बात करते थे, अब तो एनईपी के बाद वो भी नहीं है, तो प्राइमरी मिडिल सेकेंडरी ऐसे वाली बात होती है। तो जो हमने 4 स्टेजेस पढ़ी हैं, तो जो हायर लेवल उसको टर्शरी ही बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के बेसिस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अंडर द पोस्ट मॉडर्निज्म पैराडिग्म? It focuses on seeking subject understanding through textual reconstruction. It accepts all grand narratives as the foundation for research. Resistance towards certainty and resolution. Rejection of fixed notions of reality. तो गलत पूछा है जी आपसे, इनकरेक्ट, जो पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड नहीं है, सेकंड रहेगा। ये एक्सेप्ट कर लेता है सभी ग्रैंड नैरेटिव्स को, नहीं, ठीक है। सो ग्रैंड नैरेटिव्स का इट्स लाइक पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब ही यही है कि मॉडर्निज्म के बाद तो ये जो ग्रैंड नैरेटिव्स हैं, जो लार्ज स्केल हैं, ओवरआर्किंग थियरीज हैं, ठीक है, जो क्लेम करती है कि सब कुछ एक्सप्लेन कर रही है, उनको ये रिजेक्ट करने के कैरेक्टरिस्टिक से जानी जाती है। ओके, क्रोनोलॉजिकल बताना है लेसन प्लान करते टाइम। पहले क्या करोगे, पहले कंटेंट सिलेक्ट करोगे, पेडागोजी, डिजाइन इवैल्यूएशन, डिजाइन लर्निंग आउटकम्स, डिजाइन डायग्नोस्टिक मेथड्स। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। पहले आप लर्निंग आउटकम्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आप डिजाइन करते हो, ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप कंटेंट सिलेक्ट करोगे, उसके बेसिस पे कैसे पढ़ाना है वो पेडागोजी सिलेक्ट करोगे, फिर इवैल्यूएट करोगे और डायग्नोस्टिक मेथड्स को डिजाइन करोगे। डिजाइन करना है, इवैल्यूएट नहीं करोगे, इवैल्यूएशन को डिजाइन करोगे। इन द लाइट ऑफ फॉर्मेट फॉर एक्शन रिसर्च, इंटरप्रिटेशन करते हो, रिजल्ट होता है। अच्छा, ये भी क्या करना है आपको, सीक्वेंस में करना है, ठीक है। तो लास्ट में देते हो ना सजेशंस, तो है ना, सजेशंस लास्ट में, उससे पहले इंटरप्रेट करके आप इंटरवेंशन एंड इंपैक्ट ऑफ इंटरवेंशन, तो इंपैक्ट देखोगे और उसके बेसिस पे सजेस्ट करोगे। तो आंसर क्या हो जाएगा जी आपका, थर्ड क्या है, सी, ये इंट्रोडक्शन, ठीक है, सी तो सब में ही सी है। देन ए बी ई डी में से इंट्रोड्यूस करने के बाद आप इंटरप्रेट करोगे, रिजल्ट आएगा, सजेशन दोगे या इंटरवीन करोगे और इंपैक्ट देखोगे। इंटरवीन करोगे, इंट्रोड्यूस, अच्छा मेथोडोलॉजी भी आ गई, देन रिजल्ट्स, देन आप इंटरवीन करोगे रिजल्ट्स के बेसिस पे, उनको इंटरप्रेट करके और फिर सजेस्ट करोगे चीजें, ठीक है। अब मैन एंड बॉय कंप्लीटेड अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, यानी मान लो मैन है प्लस बॉय है, उनकी एफिशिएंसी इतनी है 1/10, दोनों की मिला के एक दिन की, उनको पैसे मिले हैं 10,000। मैन वॉज 50% मोर एफिशिएंट देन बॉय, यानी अगर मैन की एफिशिएंसी 100 है, 1/100 लगा लो, तो बच्चे की क्या हो जाएगी, 150, सॉरी मैन की 150 हो जाएगी, बच्चे की 100 हो जाएगी, 50% ज्यादा है ना। तो डिफरेंस बताना है आपको डेली वेजेस में, कर लोगे, हो जाएगा, एफिशिएंसी दे रखी है आपको ऑलरेडी,
तो इस तरीके से सोल्व हो जाएगा जी। 150 100 ये रेशियो मैंने एफिशिएंसी का बताया 3:2 का रेशियो है, यानी कि हर एक एवरी 3 मिनट ऑफ वर्क जो काम करता है बच्चा उसका मतलब 3 काम वो कर पा रहा है तो ये 2 ही कर पा रहा है, ऐसा लगा लो। 10 दिन की टोटल पेमेंट है 10,000, टोटल पेमेंट एक दिन की हो गई 1000, तो उस एक दिन की पेमेंट को एफिशिएंसी के हिसाब से डिवाइड कर दो तो आपका क्या हो जाएगा, डेली वेजेस में जो डिफरेंस है मैन और बॉय का वो 200 रुपए का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, एक को काम करने के 600 मिल रहे हैं, एक को 400 मिल रहे हैं। पैसेज है जी, पैसेज आपको पढ़ना है, फटाफट आप पढ़िए। मैं फटाफट आंसर बताती हूँ इस चीज के, जिसको नहीं पता, जो पहली बार देख रहा हो। सो मैं इसको वीडियो को अभी यहाँ पे रोक के, जैसे ही अगला क्वेश्चन आए वहां पे भी रोक के आंसर मैं 2-3 सेकंड में ही आंसर बता दूंगी। ओके, तो आप पैसेज को पढ़ो, आंसर देखने की कोशिश करो, आंसर थर्ड रहेगा। ओके, अगेन 47th रीड द पैसेज, ट्राई टू आंसर फोर्थ। 48th रीड द पैसेज, स्टॉप द वीडियो, then second। 49th again I am giving you 1 to 2 seconds to stop the video, so answer रहेगा first। 50th question, last question for today, answer रहेगा first। ओके, सो ये आपका जो है आज का पेपर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ आई होंगी चीजें एंड आपको हेल्पफुल रहेंगी ये। जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन मैं बताती हूँ कि ये वाली आ सकती है उसको नोट डाउन जरूर कर लिया कीजिए, वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।